प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए इस प्रश्न पत्र को समझते हैं। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। ये आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, सत्र 2024-25। इसका समय 2.5 घंटे का है और अधिकतम अंक 60 अंक का है। सामान्य निर्देश: प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी खंड अ और ब में विभक्त है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 14 है और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से दीजिए, यह आपके लिए निर्देश है। अब खंड अ बहुविकल्पीय। प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह गद्यांश आपका 4 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न हैं 2-2 अंक के। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो, कितने मज़े की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। प्रश्न 1, गद्यांश के अनुसार दुनिया का पुराना हाल मालूम करने का असली तरीका हो सकता है संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना। इसका उत्तर होगा घ। एक छोटे से रोड़े को संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि वह किसी नए ज्ञान तक पहुंचा सकता है, आपको नई जानकारी दे सकता है। उत्तर होगा ग। प्रश्न 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह काव्यांश कक्षा 6 की किताब से आया हुआ है कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। काव्यांश से भारतीयों के बारे में यह पता चलता है कि वो स्वतंत्र नहीं थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो उत्तर होगा ख, स्वतंत्र नहीं थे। काव्यांश में फिरंगी किसे कहा गया है? कि दूर फिरंगी को करने की, जो अंग्रेज थे उनको दूर करने की सबने अपने मन में ठान ली थी। तो यहाँ पर फिरंगी का अर्थ क्या होगा? अंग्रेजों को। प्रश्न 3, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए विकल्पों में निजवाचक सर्वनाम पहचानिए। निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है अपने आप, ग। उत्तर होगा ग, अपने आप। कि मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा खुद। तो निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? अपने आप, स्वयं, खुद। कि मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, इस तरह के उदाहरण निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। मेरी प्यारी बिल्ली खो गई, वाक्य में गुणवाचक विशेषण। तो बिल्ली की विशेषता क्या है? प्यारी। तो उत्तर होगा ख, प्यारी। तो गुणवाचक विशेषण होगा प्यारी। 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना या ऑप्शन के अनुसार किसी स्थान से भाग जाना। इसका उत्तर सही होगा घ। आवश्यकता में प्रत्यय है। आवश्यकता में प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है। उत्तर होगा क, त। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपका 4 अंक का प्रश्न है कि पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम
अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। तो इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम ये कहाँ के भोजन हैं? दक्षिण भारत के। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, तो उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति है? ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग, तो उत्तर भारत की कौन सा भोजन है? रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड को क्या बोलते हैं? तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। तो फास्ट फूड का चलन कहाँ बड़ा है? बड़े शहरों में। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। तो फास्ट फूड में क्या शामिल हैं? बर्गर, नूडल्स। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो ये था आपका एक गद्यांश। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न यहाँ पर और गद्यांश है कि 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेटबंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो अब घर घर में कौन अपनी जगह बनाते जा रहे हैं? आलू चिप्स। अब गद्यांश के प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार पिछले 10-15 सालों में खान पान की संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ा है? कि खान पान की संस्कृति फैलती जा रही है। उत्तर होगा क। ढाबा संस्कृति कहाँ से शुरू हुई है? उत्तर भारत से। गद्यांश के अनुसार फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन कहाँ बढ़ा है? शहरी क्षेत्रों में बढ़ा है। तो इसका उत्तर होगा ग, शहरी क्षेत्रों में। विज्ञापन के कारण आलू चिप्स तेजी से घरों में क्या कर रहे हैं? लोकप्रिय होते जा रहे हैं। उत्तर होगा घ। अब है प्रश्न 5 कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कि ये कविता किससे आए हैं? एक तिनका से कविता से ये काव्यांश आया है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। कवि कहता है कि मैं घमंडों में, घमंड से भरा हुआ, और ऐंठ से भरा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, मैं छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था, तो अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक से कहीं दूर से एक उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आँख में आकर पड़ गया। तो कवि कहता है कि जब मैं छत की मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो मैं घमंड से भरपूर ऐंठा हुआ था, ऐंठन से भरा हुआ था, मेरे अंदर बहुत सारा घमंड भरा हुआ था। मैं घमंड से छत की मुंडेर पर खड़ा था तो एक अचानक से एक तिनका उड़ता हुआ आया और मेरी आँख में पड़ा और मुझे बेचैन करने लगा। कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, तिनके का आँख में गिर जाने से मैं अचानक से झिझक उठा और बेचैन सा होने लगा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। और अब क्या हो गया कि मेरी आँख भी लाल होकर दुखने लग गई और मेरा घमंड दूर हो गया। उसको घमंड था कि मेरे बराबर अब कोई नहीं है, मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है, लेकिन एक छोटे से तिनके ने ही उसको बेचैन कर दिया। कि मूठ देने लोग कपड़े की लगे, अब लोग उसकी मदद करने के लिए कपड़े की मूठ देने लग गए हैं। कि ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी, अब जो मेरे अंदर जो घमंड और अकड़ थी वो भाग गई। तो कवि की जो घमंड है, जो ऐंठन है, वो किसने भगाई? एक तिनके ने। तो कवि कहना चाहता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो पढ़ते हैं कि काव्यांश में कवि कहाँ पर खड़ा था? मुंडेर पर। उत्तर होगा क, मुंडेर पर। काव्यांश के अनुसार कवि की बेचैनी का क्या कारण था? आँख में तिनका चले जाने के कारण कवि क्या हो गया? बेचैन हो गया, झिझक उठा था। लोगों ने कवि की सहायता किस प्रकार की? कपड़े की मूठ देकर कवि की सहायता
की। उत्तर होगा घ। आंख में तिनका चले जाने के बाद कवि की सोच में क्या परिवर्तन आया? उसका घमंड दूर हो गया कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उत्तर होगा ख। प्रश्न 6 कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कि नीलकंठ पाठ में मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया था? क्योंकि उसकी गर्दन नीली थी। तो गर्दन नीली होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे के पास अपना निजी पेड़ होता था। उत्तर होगा ख, अपना निजी पेड़। प्रश्न 7 निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर लिखिए कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें आज़ादी पसंद है। उत्तर होगा ग, आज़ादी पसंद है। रहीम के अनुसार सच्चा मित्र वह है जो संकट के समय मित्र की सहायता करे। उत्तर होगा घ, संकट के समय मित्र की सहायता करे। अब आपका दूसरा पार्ट खंड ब वर्णनात्मक प्रश्नों का है। प्रश्न 8 निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर लिखिए। यह 4 अंक का है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला कि मेरे पास सफ़ेद कुर्ता है। प्रस्तुत वाक्य में विशेष्य छांट कर लिखो। आपको क्या बताना है? विशेष्य। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? कुर्ता। तो कुर्ता की विशेषता क्या है? सफ़ेद। तो सफ़ेद तो हो गया यहाँ पे विशेषण और कुर्ता विशेष्य है। तो उत्तर होगा कुर्ता। सुरक्षा शब्द में निहित मूल शब्द लिखिए। सुरक्षा में निहित मूल शब्द है रक्षा। रक्षा में सु उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है। सु क्या है? उपसर्ग है और रक्षा मूल शब्द है। लंबा शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाना है तो लंबा शब्द का भाववाचक संज्ञा बनेगा लंबाई। और दंड शब्द का विलोम शब्द होता है पुरस्कार। अब प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर लिखिए। एक तिनका कविता में कवि को घमंड ना करने की चेतावनी किसने दी थी? समझ ने। उत्तर होगा समझ ने। कवि की समझ ने घमंड ना करने की चेतावनी दी कि जब एक तिनका उसकी आंख में आकर गिरता है तब उसकी समझ में आता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा कि कठपुतली गुस्से में क्यों उबल पड़ी? सोच कर लिखो। वह बंधन से परेशान थी क्योंकि उसके चारों तरफ या कठपुतली धागों से बंधी हुई थी, इस वजह से उसको गुस्सा आ रहा था। रहीम के अनुसार सज्जन व्यक्ति धन का संचय किसके लिए करता है? दूसरों की भलाई के लिए करता है। संचय यानी कि इकट्ठा। अगर कोई सज्जन व्यक्ति है वह धन का संचय कर रहा है तो वह हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में पक्षी को किस स्थान का जल पीना पसंद है? नदी, बहती हुई नदी, झरनों का पानी पीना पसंद है। ये इसका आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही उत्तर लिखिए। यानी कि अभी सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं। नीलकंठ पाठ में बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? कि बड़े मियाँ बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो उसके भाषण की तुलना किससे की गई है? तूफान मेल से। तूफान मेल से की गई है जो बहुत तेज़ गति से चलती है। तो इसी तरीके से बड़े मियाँ के भाषण भी बहुत तेज़ गति से चलते हैं, तो तूफान मेल से उसकी तुलना की गई है। अब आपको इस प्रश्न में किसी एक दक्षिण भारतीय भोजन का नाम लिखिए। इडली, डोसा, सांभर इसका उत्तर होगा। और प्रश्न पत्र के ही गद्यांश में इसका उत्तर भी छुपा हुआ है। अगर आपने पेपर को अच्छे से पढ़ा है तो आप पेपर में से ही इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो उत्तर होगा इडली, डोसा और सांभर। लेटर बॉक्स को सभी लालताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? यह आपने पढ़ा ही था कि लेटर बॉक्स को सभी लालताऊ कहकर पुकारते थे क्योंकि आपने देखा होगा लेटर बॉक्स को, उसका रंग कैसा होता है? लाल। तो इसका उत्तर भी आप लिख सकते हैं कि वह लाल रंग का एक बुद्धिमान लेटर बॉक्स था।
बुद्धिमान शब्द भी जोड़ दिया। बहुत इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट होता है, उसमें बहुत सारी चिट्ठियाँ रखी होती हैं सभी की, लेकिन वो कभी दूसरों की चिट्ठियाँ नहीं पढ़ता, या आपने पढ़ा होगा। मिठाई वाला किन्हें खुश करने के लिए सस्ता सौदा बेचता था? बताओ उत्तर इसका। इसका उत्तर होगा छोटे बच्चों को। तो मिठाई वाला छोटे बच्चों को खुश करने के लिए अपना सस्ता सौदा बेचता था। अब 11वां प्रश्न, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखना है। तो आपको 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, खान पान की मिश्रित संस्कृति का क्या अर्थ है? विचार करते हुए लिखना है अब आपको कि खान पान की मिश्रित यानी मिक्स कल्चर संस्कृति का क्या अर्थ है। उत्तर आप लिख सकते हैं कि देश विदेश तथा स्थानीय व्यंजन यानी भोजनों को अपने भोजन में शामिल करना। अब हमारा लोकल कोई भोजन है, उस भोजन में हम देश विदेश की अन्य जगह से के भोजन भी शामिल कर लें तो वो क्या हो जाती है? मिश्रित संस्कृति। रुचि से विविध प्रकार के भोजन पकाना, हम अलग अलग स्थान के भोजन पकाने लग जाएं, उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत के भोजन पकाना शुरू कर दें और स्वाद का आनंद लें, तो वो क्या होती है? मिश्रित संस्कृति होती है। दूसरा प्रश्न कि नीलकंठ के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखो। नीलकंठ जो मोर था उसका स्वभाव कैसा था? वो एक वीर भी था। पहली विशेषता वीर, कि सांप से खरगोश के बच्चे की रक्षा की, कि जो सांप से लड़ जाए तो वो तो वीर ही होगा। अब बुद्धिमान भी था। दूसरी विशेषता बुद्धिमान, सांप का बुद्धिमानी से 2 टुकड़ों में काटना ताकि खरगोश सुरक्षित रहे। मोर ने बुद्धि का प्रयोग किया और सांप के 2 टुकड़े कर दिए ताकि वो फिर से खरगोश को ना पकड़ सके, खा ना सके, तो इसलिए खरगोश भी सुरक्षित रहे। अब है कुशल संरक्षक। एक कुशल संरक्षक भी था वो। कैसे? कि जाली घर के सभी जीवों को समझदारी से ध्यान रखता था। आपके पास यहाँ 3 विशेषताएं, इनमें से आपको 2 ही विशेषता लिखनी है। इस तरह से आप याद रखें। तोतो चान ने अपने मित्र यासुकी चान के लिए ऐसा क्या किया जिससे उसे अपूर्व अनुभव मिला? इसका उत्तर है कि पोलियोग्रस्त मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने का कार्य किया। उसने अपने जो दोस्त था यासुकी चान, उसको पेड़ पर चढ़ाया था और इससे क्या हुआ कि तोतो चान को आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हुई। वो बहुत खुश हुआ मन ही मन में। तो यह उसके लिए क्या था? एक अपूर्व अनुभव था। प्रश्न 4 कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। कोई 2 कारण लिखने। एक तो लड़की कौन थी? क्या थी? छोटी थी और अबोध थी। अबोध, जिसे अपने किसी के बारे में जानकारी ना हो। और दूसरा कि माता पिता का नाम और घर का पता उसको मालूम ही नहीं था। जब किसी को अपने माता पिता या घर का पता मालूम नहीं होगा तो उसे उसके घर तक कैसे पहुंचा पाएंगे? इसी कारण से पापा खो गए जो नाटक है, उसके जो सभी पात्र हैं वो लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पाए थे। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसका उत्तर है कि मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताता था। एक अच्छे लय तुक से अपने जो चीज़ें खिलौने बेचता था उसकी विशेषताएं बताया करता था। बच्चों की मनपसंद चीज़ें वो लाता था और कम दामों में बेचता और बच्चों से अपनत्व दर्शाना, बच्चों से प्रेम पूर्वक रहता था। ये आदि उसके अंदर गुण थे। अब अगला प्रश्न 12वां कि पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अब यहाँ पर देने हैं। कितने प्रश्नों के उत्तर? 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, कठपुतली की अपने पांवों पर खड़े होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका आपको कारण लिखना है। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है।
उसके उठाए कदम से सबके मुश्किल में पड़ जाने का डर है कि कठपुतली कभी भी अपने पाँवों पर खड़ी नहीं हो सकती। तो यह एक ऐसी इच्छा उसके मन में जगी है, ये कठपुतली सोचती है। तो उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वह खड़ी नहीं होती। प्रश्न दूसरा कि रहीम मनुष्य को धरती से क्या सीख देना चाहते हैं, विचार करते हुए लिखिए कि धरती द्वारा सभी ऋतुओं को समान रूप से सहना, धरती सभी ऋतुओं में समान रूप से सहन करती है, सभी ऋतुओं, चाहे वो गर्मी, बरसात, सर्दी हो। मनुष्य के पास भी सुख दुख को सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर यानी स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। कोई 2 इच्छाएं लिखना है आपको। इसमें आप उत्तर में लिखेंगे खुले आसमान में उड़ने की पक्षी की इच्छा है, अपने गति से उड़ान भरना चाहते हैं, अपनी गति से उड़ान भरने की, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीने की, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाने की इच्छा है और पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलने की भी इच्छा जाहिर करती है। वे स्वतंत्र रहकर उन्मुक्त रहकर अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती है, ना कि पिंजरे में रहना चाहती है। चौथा प्रश्न, एक तिनका कविता में निहित कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। कारण बताते हुए लिखना है। आपको कारण बताते हुए लिखना है कि एक तिनका कविता में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। इसका है कि एक तिनके वाली घटना सबसे अच्छी लगी। तिनके वाली घटना कौन सी थी कि मनुष्य जब कभी मुंडेर पर खड़ा हुआ था तो एक तिनका उसकी आंख में आकर गिरता है और कवि का घमंड टूट जाता है। वही बात अच्छी लगी। उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तिनके ने मनुष्य की औकात बता दी। उसे परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। तो यह बात सबसे अच्छी लगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। आपके पास यहाँ पर 3 विषय दिए गए हैं। 3 विषय को में से आपको जो सबसे अच्छा लगे आप उसी पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। अनुच्छेद के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले भूमिका। आप सबसे पहले चयन करें कि कौन से विषय पर आपको लिखना है, तो उसकी आप भूमिका लिखेंगे। दूसरे पर उसके विषय वस्तु, उसके बारे में लिखेंगे विस्तार पूर्वक। और फिर अंत में उपसंहार। आप अगर इस तरीके से 3 पॉइंटों के माध्यम से अनुच्छेद को लिखते हैं तो आपको पूरे अंक दिए जाते हैं। तो आप अनुच्छेद कैसे लिखें, हाँ, हमारे चैनल पर दी गई वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अनुच्छेद या निबंध कैसे लिखें। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखो। तो पत्र भी यहाँ पर 2 दिए गए हैं कि आप किसी कारणवश पुस्तकालय की पुस्तक समय पर नहीं लौटा पाए, प्राचार्य से माफ़ी मांगते हुए एक पत्र लिखें, अथवा आपने अपने जन्मदिन पर घर में एक समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है, मित्र को आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि पत्र भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उनका फॉर्मेट, तभी आपको अंक पूरे मिलते हैं। पत्र कैसे लिखें यह भी आप हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। पत्र कैसे लिखें जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो था आपका पेपर। उम्मीद है आपने पेपर को अच्छे से समझा और आपने पेपर कैसे किया उसका मिलान भी कर लिया होगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।